तरह खोखला कर चुका है। अगर फिल्में समाज का आईना होती हैं तो ये आईना पूरी तरह धुंधला हो चुका है। ये दर्द जब एक भोजपुरी सुपरस्टार की जुबान से फूटा तो चारों ओर बवाल मच गया। एक पिता होने के नाते ये तकलीफ हो रहा है मुझे। भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव अक्सर विवादों में रहते हैं। जब तक विवाद उन तक सीमित थी तब तक वो चुप थे, लेकिन अब जब मामला उनकी बेटी तक पहुंच गया है तो उनका दर्द छलक उठा। सोशल मीडिया में आकर उन्होंने कहा कि उनकी बेटी को विवादों के बीच में ना लाया जाए। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर वो लोगों को ऐसा लगता है कि वो भोजपुरी और भोजपुरी समाज के लायक नहीं है तो वो भोजपुरी समाज और फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ देंगे। खेसारी लाल का वीडियो सामने आते ही दोनों के समर्थक आमने सामने हो गए हैं और दोनों पक्षों के बीच अभी घमासान शुरू हो गया है। तो देखिए अब खेसारी लाल यादव जो हैं वो सामने आए हैं और सोशल मीडिया पर आकर उन्होंने अपना दर्द सबके सामने बयां किया, जिसमें उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि उनकी बेटी को भी अब इस विवाद में लाया जा रहा है और इसलिए वो अपील कर रहे हैं कि उनकी बेटी को इन सब में ना लाया जाए और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो भोजपुरी इंडस्ट्री भी छोड़ सकते हैं। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं कि आखिर ये क्या पूरा मामला है। और देखिए फिल्म इंडस्ट्री, अगर बात करें भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की, तो हमेशा से ये फिल्म इंडस्ट्री विवादों में रहा है और खास तौर पर पवन सिंह और खेसारी लाल जो है वो हमेशा आमने सामने रहते हैं, उनके समर्थक आमने सामने रहते हैं और जात पात की लड़ाई हो, गाली गलौज हो, ये सब कुछ इसमें अब आम बात हो गई है। पवन खेसारी भोजपुरी को बर्बाद कर रहे हैं। कुछ ऐसे सवाल भी हैं जो अब इस मामले के सामने आने के बाद उठ रहे हैं, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है जब खेसारी लाल यादव और पवन सिंह एक दूसरे को तंज कसते हुए, एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए, निशाना साधते हुए भी नजर आए हैं। और खेसारी लाल यादव ने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले आप वो सुन लीजिए। नहीं लग रही है। रीजन एक है कि मैं एक पिता भी हूं। ठीक है, गाना बजाना अलग मैटर है, मैं तो दिनों रात सिर्फ मनोरंजन का काम करना चाहता हूं। मुझे काम करने दो। अगर आप लोगों को लगता है कि मैं भोजपुरी भाषा के लिए कुछ नहीं किया है और मैं नहीं कर पाऊंगा, तो आप पूरी जनता से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग बताओ कि मैं क्या आपका मनोरंजन ठीक से नहीं करा पाता या मैं आपके मनोरंजन में कोई कमी करता हूं। भोजपुरी भाषा के लिए, अच्छी फिल्मों के लिए दिनों रात, चाहे अपने बॉडी के लिए हो या जग के हो या रो के हो, गा के हो, धूप हो या जाड़ हो या सर्दी हो या कुछ भी हो, मैं बीमार भी रहता हूं तो काम करता हूं। आप लोग पूरे इंडस्ट्री में पूछ सकते हैं मेरे काम करने की क्षमता को। अगर किसी को ऐसा लगता है, इस भोजपुरी समाज में किसी भी इंसान को ऐसा लगता है कि मैं भोजपुरी के लायक ही नहीं हूं, भोजपुरी समाज के लायक नहीं हूं, तो मैं इस भोजपुरी समाज को छोड़ के किसी और हमारे साथ भोजपुरी एक्ट्रेस अंजना सिंह फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं। अंजना जी, पहले तो स्वागत है आपका न्यूज़ 18 बिहार झारखंड में। सबसे पहले तो मुझे आपका रिएक्शन जानना है, ये क्या कुछ हो रहा है और ये जो हो रहा है इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? थैंक यू सो मच चित्रा जी। जो भी है गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। और किसी पे पर्सनल अटैक करना, किसी की फैमिली पे पर्सनल अटैक करना और उनके बच्चों को लेके ऐसे गाने गाना या चीज़ें करना तो बहुत ही ज़्यादा गंदा है, गंदी सोच है ये। ऐसा किसी को भी नहीं करना चाहिए। लेकिन अंजना जी, हमेशा ऐसा देखने को मिला है, खास तौर पर अगर हम देखें भोजपुरी इंडस्ट्री में, तो ऐसे विवाद लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और पर्सनल अटैक भी हो रहा है और खास तौर पर खेसारी लाल यादव और पवन सिंह आमने सामने होते हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए चित्रा जी, मैं ये बोलना चाहूंगी कि पवन जी खेसारी जी के बीच में उनका पर्सनल क्या है, उस चीज का कोई फायदा तीसरा आदमी उठा के और अगर ऐसा कुछ कर रहा है तो मैं चाहूंगी उनकी पर्सनल चीजें इतनी ज्यादा सोशलाइज ना हो। अगर वो लोग आपस में बैठ के डिस्कशन करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पब्लिकली अगर वो लोग अपनी मन मुटाव शेयर करते हैं तो तीसरे को मौका मिल जाता है
कि वो उस मौके का फायदा उठा के अपने आप को हाईलाइट करके कि ये फैमिली के पॉइंट से ट्रिगर होते हैं तो इनकी फैमिली को लेके गाना गा दें या कुछ गलत गा दें। तो आदमी तीसरे का इसमें आज देखिए मुद्दा वही बना हुआ है कि तीसरे को लेके हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। किसी तीसरे ने इतने बड़े सुपरस्टार की बेटी को लेके गाना गाया जो कि बहुत ही ज्यादा गलत है, नहीं करना चाहिए। लेकिन आज हाईलाइट वही जिसने भी गाना गाया है, आज हम उसको लेके इतना डिस्कशन कर रहे हैं जस्ट बिकॉज कि इन दोनों लोगों के बीच में आपस में नहीं बनती है, इस चीज का उसने फायदा उठाया। अंजना जी, आपको नहीं लगता कि इन सब से कहीं ना कहीं भोजपुरी इंडस्ट्री की जो छवि है जिसे आगे बढ़ाया जाना था उसमें कहीं ना कहीं वो धूमिल होता जा रहा है? देखिए मैम, अगर इतनी ये बात से भोजपुरी इंडस्ट्री को ठेस पहुंचेगी तो मैं सॉरी। फिर आर्यन ये शाहरुख खान के बेटे को भी पकड़ा गया था नारकोटिक्स में, तो फिर बॉलीवुड को भी झटका लगना चाहिए था। लेकिन आज सारी मीडिया और सारे लोग जाकर के उन्हीं की पेपराजी करते, उन्हीं को लेके शूट करते हैं। हाँ, बात ये है कि एक बेटी को टारगेट किया गया है, वो गंदा है और ये एक फैमिली मैटर है। जस्ट उनके फादर एक भोजपुरी के स्टार हैं, तो भोजपुरी की चीजों से उनको जोड़ के भोजपुरी के ऊपर लालचन लगाना तो बहुत गलत बात है। लेकिन अंजना जी, ये सुलझ क्यों नहीं रहा है? ये मामले बार बार क्यों सामने आ जाते हैं? क्या कहाँ मिसकम्युनिकेशन रह जाता है या क्या कुछ उस इंडस्ट्री में, क्योंकि आप उस इंडस्ट्री के पार्ट हैं, तो आपको क्या लगता है कहाँ वो कमी रह जाती है? देखिए मैम, कंपटीशन हर इंडस्ट्री में है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दो स्टार्स है, दोनों सिंगर हैं, दोनों का अपना अपना फैन फॉलोइंग है, तो अनबन तो होती है। हम बेस्ट हैं और वो बोलते हैं हम बेस्ट हैं, ठीक है। जिसको पब्लिक का प्यार किसी के गाने को बहुत ज्यादा मिलता है, किसी को थोड़ा कम मिलता है। बट मुझे लगता है ये जो मीडिएटर्स होते हैं, जो दोनों ही आर्टिस्ट के बीच में डिस्टेंस क्रिएट करते हैं, अब मुझे लगता है इन दोनों को आपस में बैठ के बात करनी चाहिए। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उनको क्लियर करना चाहिए। हाँ, मैं वापस ये कहूँगी कि किसी भी कलाकार की फैमिली के बारे में कहना, बोलना या उससे अश्लील गाने गाना गलत है, ये नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। हमारे साथ भोजपुरी एक्ट्रेस अभी अंजना सिंह जुड़ी हुई थी, जिन्होंने बताया कि अभी यहाँ पर देखे जो दोनों ही सुपरस्टार है उनके बीच में ऐसी बातचीत होती जरूर रहती है, लेकिन इस तरीके से पर्सनल अटैक नहीं करना चाहिए था। दोनों को मिलकर इस बातचीत को सुलझा लेना चाहिए, क्योंकि आप देखिए ये कोई पहला मामला सामने नहीं आया है। दोनों ही सुपरस्टार की अगर बात करें तो इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जब इन दोनों के बीच विवाद देखने को मिला है, और ऐसे में जो समर्थक हैं दोनों ही सुपरस्टार के, वो आपस में भिड़ जाते हैं। और इस पूरे मामले पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। नेताओं ने इन कलाकारों पर भोजपुरी के नाम पर अश्लीलता फैलाने का आरोप लगाया है। आखिर होती किस लिए है? जो भी कलाकार भोजपुरी के नाम पर अश्लीलता और समाज के बीच बेमनस्ता पैदा कर रहे हैं, उन कलाकारों को सलाखों के अंदर सरकार डाले। देखिए, मैंने उस समय भोजपुरी चैनल ज्वाइन किया था जब लोग हिंदी माध्यम छोड़ के भोजपुरी में आने से डरते थे और अपने करियर के लिए खतरनाक मानते थे। भोजपुरी मेरी बोली है और मैं देखता हूं जब पवन और खेसारी जैसे लोगों को अश्लीलता फैलाते हुए, अभद्रता करते हुए, मतलब इस स्तर तक ये लोग लेके जाएंगे। भोजपुरी फिल्मों में भोजपुरी कलाकारों के द्वारा जो फुहड़ वाले गाने गाए जाते हैं, इससे भोजपुरी की गरिमा और मर्यादा धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। भोजपुरी तो मिठास भाषा के लिए जानी जाती है और भोजपुरी को लेकर के कई कलाकार ऐसे हैं जो आज जनप्रतिनिधि हैं, माननीय सांसद भी हैं, उनको भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन देखा जा रहा है कि जिस फुहड़ता को परोसा जा रहा है गाने के माध्यम से भोजपुरी फिल्मों में, ये चिंता का विषय है। इस पर भोजपुरी न सिर्फ 25 करोड़ लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है, बल्कि पूरी दुनिया में करोड़ों करोड़ लोग इसको पसंद करते हैं, सुनते हैं। भोजपुरी साहित्य, भोजपुरी गानों के शौकीन लोग पूरे विश्व में भरे हैं। हम किसी भी भाषा को जाति, मजहब, धर्म में बांट कर नहीं देख सकते हैं। गायिका नेहा सिंह राठौर ने पवन सिंह पर विक्टिम कार्ड खेलने का आरोप लगाया और कहा कि इन्होंने भोजपुरी फिल्मों को गंदा किया है। लड़कियों से इसलिए है क्योंकि आजकल भोजपुरी में जो गाने बन रहे हैं, डिम्पलवा, कजलवा, कृतिया, मनीषवा, नेहवा, पूजवा,
टाइप लड़कियों के नाम लेकर के गाने बनते हैं और यही लड़कियां उन्हीं अश्लील गायकों के साथ, सो कॉल्ड सुपरस्टार्स के साथ मंच पे कमर लचकाती हैं और बाद में जब चीजें बड़ी और आगे बढ़ जाती हैं तो हे मेरे साथ तो ये हो गया, मेरे साथ तो वो हो गया। असली जिम्मेदार आप लड़कियां हैं। इन लोगों का मोराल ऐसे ही हाई नहीं है कि किसी का नाम लेकर के गा रहे हैं, ठीक है। और बात फिर कह देते हैं कि एक फलाना समाज, एक ढिमकाना समाज। अरे आपको भी पता है, आप ही लोगों ने गंद मचाना शुरू किया, ईरान बबुआन में पूरी भोजपुरी को बांट दिया और इसके बाद रोना रोने चले आते हैं, ठीक है। बाद में लड़कियों की अभी कर लूं, इसके बाद मैं इन लोगों की भी मैं बात करूंगी। और अब आप समझिए कि पूरा मामला क्या है। तो मामला एक लाइव शो में थप्पड़ मारने से जुड़ा हुआ है। खेसारी लाल के एक दोस्त ने एक लड़के को थप्पड़ मार दिया था और घटना से राजपूत समाज गुस्से में है, क्योंकि जब वो लाइव शो हो रहा था उस वक्त खेसारी लाल यादव के एक दोस्त ने एक लड़के को थप्पड़ मारा और उसके बाद से ही ये मामला सामने आया और राजपूत समाज काफी ज्यादा गुस्सा हो गया। घटना के बाद एक अश्लील गाना सामने आया है और गाने में खेसारी लाल की बेटी के फोटो से छेड़छाड़ किया गया है। गाने के रिलीज होने के बाद से ही खेसारी लाल यादव का दर्द छलक उठा। उन्होंने सोशल मीडिया पर आकर अपनी बातें रखी। इसके साथ ही अब फिल्में देखिए समाज का आईना मानी जाती है। फिल्म स्टार उसके आइकॉन होते हैं। अगर ये आइकन फिल्मों में अश्लीलता परोसेंगे, उनका समर्थन करेंगे, जातिवाद और क्षेत्रवाद को अगर ये बढ़ावा देंगे तो क्या होगा? सवाल उठता है कि पवन खेसारी क्या सिखा रहे हैं? भोजपुरी फिल्मों में अश्लीलता का जहर किसने घोला है? सवाल ये भी बनता है कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में इस जातिवाद का जहर क्यों घुला है, क्योंकि जातिवाद भी सामने आ रहे हैं। इसमें दो गुट बने हुए हैं। जातिवाद और क्षेत्रवाद का जहर इंडस्ट्री में किसने घोला है, ये भी सवाल है। और सवाल तो ये भी कि जात पात की लड़ाई गाली गलौज तक क्यों आई? पवन खेसारी भोजपुरी को क्या बर्बाद कर रहे हैं? सुपरस्टार अगर गाली गलौज सिखाएंगे तो लोग उससे क्या सीखेंगे? सुपरस्टार अगर जातिवाद फैलाएंगे तो समाज कहां जाएगा? क्योंकि आप समझ सकते हैं जो सुपरस्टार होते हैं उसको लोग फॉलो करते हैं, उनके ट्रेंड को देखते हैं, उन्हीं की तरह बनने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में अगर वो गाली गलौज सिखाएंगे तो लोगों पर इसका क्या असर होगा? सवाल ये कि क्या ये स्टार लोकप्रियता के लिए प्रदूषण फैला रहे हैं? क्या कामयाबी के लिए घिनौना रास्ता अख्तियार किया जा रहा है? ये सब कुछ इस मामले के बाद ये सवाल उठ रहे हैं और ये सवाल उठना लाजमी भी है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी बहुत बार ऐसी बातें आ चुकी हैं। बढ़ते हैं आगे। नगर निकाय चुनाव की तिथि की घोषणा हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने 2 चरणों में चुनाव की घोषणा कर दी। 18 दिसंबर को पहले चरण का मतदान होगा, जबकि 28 दिसंबर को दूसरे चरण का मतदान होगा। पहले चरण की मतगणना 20 दिसंबर जबकि दूसरे चरण की मतगणना 30 दिसंबर को होगी। 2 चरणों में होने वाला चुनाव में यह साफ कर दिया गया है कि पहले से घोषित आरक्षण के नियम, सिंबल और निर्देशों पर ही चुनाव होगा। ना ही कोई नया नामांकन होगा और ना ही कोई नया उम्मीदवार होगा। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता रवि एस नारायण। नगर निकाय चुनाव को लेकर चल रही बयानबाजी और सियासत के बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव की तिथि की घोषणा कर दी है। जी हां, 2 चरणों में चुनाव की घोषणा हुई है। 18 दिसंबर को पहले चरण का मतदान, जबकि 28 दिसंबर को दूसरे चरण का मतदान की घोषणा की गई है। 18 दिसंबर को जो पहले चरण का मतदान होगा उसकी मतगणना जो है वो 20 दिसंबर को होगी, जबकि 28 दिसंबर को होने वाला जो चुनाव है उसकी मतगणना जो है वो 30 दिसंबर को की जाएगी। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो निर्देश जारी किए गए हैं राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से, उसमें यह बात साफ है कि पहले जो घोषणा हुई थी, जिन लोगों ने नामांकन किया था वही नामांकन जो है वैध रहेगा। ना कोई नया उम्मीदवार होगा, ना कोई नया यहाँ पे नामांकन किया जाएगा। जिन लोगों का जो सिंबल है, जो सिंबल वहां पे दिए गए हैं वही सिंबल भी होंगे। आरक्षण का जो नियम है वही नियम लागू रहेंगे। जिन जिन सीटों पर महिलाओं की सीट है उन महिलाओं की सीट जो महिलाओं के साथ ही रहेगी। जहां पे आरक्षण के जो भी नियम लागू किए गए हैं उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद जो नगर निकायों में पिछड़े वर्ग के लिए
बनाने की आयोग की बात थी। राज्य सरकार ने वो आयोग बनाया, वो अपनी रिपोर्ट जो है नगर विकास विभाग को सौंपा और नगर विकास विभाग ने राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपते ही राज्य निर्वाचन आयोग ने इसकी घोषणा कर दी। इस घोषणा के बाद नगर निकाय चुनाव को लेकर के तमाम जो लोग हैं वो तैयारियां शुरू कर दी हैं। अपने अपने क्षेत्रों में गहमा गहमी बढ़ गई है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और आज का दिन भारत के लिए गौरव का दिन है। आज से अगले 1 साल के लिए भारत G20 की अध्यक्षता करेगा। अगले साल 9 और 10 दिसंबर को G20 देशों का शिखर सम्मेलन होगा। इसे ऐतिहासिक बनाने के लिए कई खास तैयारियां की जा रही हैं। अगले 1 साल तक कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहेगा। देश भर में 50 से ज्यादा स्थानों पर करीब 200 से ज्यादा बैठकें होंगी। कुछ राज्यों और क्षेत्रों में त्योहार आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान 75 विश्वविद्यालय में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। साथ ही देश भर के 100 से ज्यादा स्मारकों को सजाया संवारा और लाइटिंग की जाएगी। देश के जिन 100 स्मारकों को सजाया संवारा और रोशन किया जाएगा, उनमें बिहार के 7 स्मारक शामिल हैं। तो बिहार के जिन स्मारकों को सजाया संवारा जाएगा, रोशनी से वो स्मारक जगमग होंगे। कौन से हैं वो आपको बताते हैं। सबसे पहले उसमें गया और नालंदा के 2-2 और मुजफ्फरपुर के और पूर्वी चंपारण सासाराम के 1-1 स्मारक शामिल हैं। फल्गु नदी के तट पर स्थित इसी स्थान पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये स्तूप दूध बेचने वाली महिला को समर्पित है, जिन्होंने ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध को खीर खिलाया था। यहीं से ज्ञान का प्रकाश पूरे विश्व में फैला था। उसे आज जगमग किया जाएगा। भगवान बुद्ध की प्रतिमा वाले प्राचीन भग्नावशेषों, प्राचीन कलाकृतियों, अभिलेखों और सभी संरक्षित और अधिग्रहित क्षेत्रों को लाइटिंग की जाएगी। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय जो है उसे भी आज जगमग कराया जाएगा। उसके खंडहर सभी जिसमें उसमें संरचनाओं हैं, इमारतों हैं और अधिग्रहित क्षेत्रों को रोशनी से जगमग किया जाएगा। नालंदा के पुराने और नए राजगीर के सभी प्राचीन स्मारकों, इमारतों, भग्नावशेषों, दीवारों की लाइटिंग की जाएगी। आज ये खूबसूरत नजारा बिहार में देखने को मिलेगा। इसके साथ ही मुजफ्फरपुर से 65 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में कोल्हुआ में सम्राट अशोका का एक अखंड स्तंभ है, जिसका निर्माण बलुआ पत्थर से किया गया था। यहाँ कई प्राचीन अवशेष हैं, जिसे आज जगमग किया जाना है। पूर्वी चंपारण के केसरिया बौद्ध स्तूप की भी लाइटिंग होगी। रोहतास के सासाराम में शेर शाह के मकबरे और टैंक को सजाया संवारा जाएगा और इसकी लाइटिंग भी की जानी है। तो कुल ऐसे 7 स्मारक हैं बिहार के, जहां पर आज खूबसूरत सा नजारा देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए, G20 की अध्यक्षता भारत करने वाला है और ऐसे में आज करीब 100 स्मारकों को लाइटिंग से सजाया जाना है। बढ़ते आगे, गोपालगंज में आज से भारत शुगर मिल सिधवलिया में गन्ने की पेराई सत्र शुरू हो गई। पेराई सत्र शुरू होने से पहले वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच यहां पूजा अर्चना की गई। मौके पर जेडीयू एमएलसी वीरेंद्र नारायण यादव, आरजेडी विधायक प्रेम शंकर यादव ने डोंगा में गन्ना डालकर पेराई सत्र का शुभारंभ किया। मिल महाप्रबंधक ने बताया कि इस वर्ष 55 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वहीं गन्ने की पेराई शुरू होने के साथ ही मिल में 18 मेगावाट बिजली का उत्पादन भी शुरू हो गया है। हो गया है और हमें आशा है कि पेराई से अच्छे तरीके से चलेगा। इस साल का हमारा लक्ष्य गन्ना पेराई का 55 लाख क्विंटल है। चिंता का विषय है कि बिहार में जितनी चीनी मिलें थीं उतनी उसमें दिनानुदिन कमी आती जा रही है। हम लोग विधायक जी भी हैं, मैं भी हूँ। हम लोग सदन में अक्सर इस बात को कहते हैं कि हमारे कल कारखाने जो बंद हो गए वो बढ़ने चाहिए। मुझे उम्मीद है कि इस बार से अगली बार, इस बार किसान थोड़ा सा 2021 के अपेक्षा इस बार उससे ज़्यादा खेती हुई है और उम्मीद करते हैं कि ये किसान के उम्मीद पर खरा उतरेंगे और किसान भाई से भी मेरी उम्मीद है। और दानापुर में अग्निवीर की बहाली प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आज पहले दिन गोपालगंज जिला के 4,500 अभ्यर्थियों को इसमें शामिल किया गया था, जिसमें से सिलेक्ट हुए अभ्यर्थियों को रोक लिया गया है।
तो देखिए, अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया आज से शुरू हो चुकी है। दानापुर में आज गोपालगंज के अभ्यर्थी पहुंचे थे, जहां पर उनका टेस्ट किया गया और उसके बाद उसमें जो सिलेक्ट हो चुके हैं उन्हें रोक लिया गया है। बॉलीवुड सिंगर सलमान अली ने विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेले के मंच पर अपनी मनमोहक प्रस्तुति से लोगों का दिल जीत लिया। आइए सुनते हैं सलमान अली के सुर। सोनपुर के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ की ऑडियंस बहुत अच्छी है, तो बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पर परफॉर्म करके। कैसा, मतलब क्या फीडबैक मिला दर्शकों का? मैं क्या बताऊँ, मैं जो भी गा रहा था वो लोग बहुत ध्यान से सुन रहे थे, बहुत प्यार से सुन रहे थे, और सबसे कमाल की बात ये कि वो लोग मेरे साथ गा रहे थे, तो मुझे बहुत खुशी हुई। जितनी मुझे उम्मीद थी प्यार लेने की, उससे कई गुना ज़्यादा मुझे यहाँ से प्यार मिला सोनपुर से, और मैं थैंक यू करना चाहता हूँ अपने प्रशासन का, सबका दिल से, कि मुझे एक मौका दिया परफॉर्म करने। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। तोड़ फायरिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। मंच पर बार डांसर के साथ डांस करते हुए मुखिया पति पप्पू कई राउंड फायरिंग करता है। गिदनी पंचायत भवन के पास सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसमें बार डांसर को भी बुलाया गया था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि स्टेज पर नचनिया का डांस चल रहा है और उसके साथ एक युवक भी ठुमके लगा रहा है। उसके बाद स्टेज पर कुछ युवक चढ़ जाते हैं और जीन्स और शर्ट पहने मुखिया पति पप्पू मेहता अपनी पिस्टल निकालकर फायरिंग करता हुआ भी दिखाई देता है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हजारीबाग के महुदी के पास सड़क हादसे में एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। चौपारण जीटी रोड की ये घटना है। सड़क पार करने के दौरान तेज रफ्तार ट्रेलर ने उसे अपनी चपेट में ले लिया था, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। शौक के साथ लोगों ने महुदी के पास जीटी रोड को जाम कर दिया, जिससे सड़क पर कई किलोमीटर लंबी गाड़ियों की कतार लग गई, जिससे दोनों ओर कई किलोमीटर वाहनों की लंबी कतार लगी रही, जिससे राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं इस घटना को लेकर स्थानीय पुलिस प्रशासन घटना स्थल पर पहुंचकर मामले को शांत करवाने में लगी रही। साथ ही घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय विधायक उमाशंकर अकेला यादव मौके पर पहुंचे और ठेकेदार पर सड़क में तोड़फोड़ को हादसे की वजह बताया। उन्होंने कहा कि तोड़फोड़ के कारण ही आए दिन सड़क दुर्घटना में लोग जान गंवा रहे हैं। साथ ही कंपनी के ठेकेदार की ओर से मुआवजा देने की मांग की। लातेहार में नक्सलियों ने फिर उत्पात मचाया है। ब्रिज निर्माण कार्य में बाधा पहुंचाने की कोशिश की है। दरअसल लेवी नहीं देने पर नक्सलियों ने तीसरी ट्रैक के रेलवे ब्रिज निर्माण कार्य में जमकर तांडव मचाया। भाकपा माओवादी के